अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। नई वीडियो, नया डे, ब्यूटीफुल सा लेक्चर। आज हम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15, वीडियो नंबर 15 लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे। उससे पहले अच्छी बात, बट मुझसे एक क्वेश्चन किया कि जहानत और हार्ड वर्किंग में कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होता है। बड़ा जो जहानत होता है, इंटेलिजेंसी होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है, इसका ऊपर किसी का कोई कंट्रोल। तो बेटा जो हार्ड वर्किंग फैक्टर होता है, ये आपके हाथ, 2 घंटे मेहनत कर लो ज्यादा हो जाएगा, 3 घंटे वो कर लो और ज्यादा हो जाएगा, 4 घंटे कर लो और ज्यादा हो जाएगा, 8 घंटे कर लो और ज्यादा हो जाएगा। जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। ये इस मिसाल के मुताबिक है। तो हार्ड वर्किंग फैक्टर इज मोर डोमिनेंट देन द इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो एक फिक्स कांस्टेंट होता है जो आपके साथ अल्लाह ताला ने दे देना है। तो अगर आप बाज को जैसा बताया, जल्दी याद होता है, जल्दी भूल जाता है, देर बाद याद होता है, देर बाद भूलता है। तो हार्ड वर्किंग फैक्टर आपके हाथ में होता है। आप इसको इस्तेमाल करके, इस टूल को इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज्यादा, अपना स्टैंडर्ड खुद बना सकते हो, अपना स्टैंडर्ड खुद तय कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके अंदर स्टोइकोमेट्री जो कि कैलकुलेशंस होती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। मैस रिलेशन, मैस मोर रिलेशन, जो स्टोइकोमेट्री के जितने रिलेशन पड़े हैं, कैन बी यूज्ड, कैन बी अप्लाइड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। इससे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं जी कि आपके पास रिएक्ट करते हैं रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। मसलन कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो न्यू कंपाउंड देती है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये आपके होगे पास रिएक्टेंट। और जो न्यू कंपाउंड देते हैं आपके पास, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं, एरो का निशान, और एरो के आगे राइट साइड पर जो न्यू कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये आपके पास केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह लिखी जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन कब खत्म होगा, रिएक्शन स्टॉप कैसे हो सकता है। क्वेश्चन, अगर दोनों, ये 3 केस है, अगर दोनों कार्बन और ऑक्सीजन बराबर टाइम पर खत्म हो जाए तो तब रिएक्शन स्टॉप हो सकता है, या ये कि कार्बन खत्म हो जाए जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब कार्बन खत्म हो जाएगी, जाहिर बात है ऑक्सीजन ज्यादा बचा भी है, उसको कार्बन अवेलेबल नहीं होगी, रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तीसरा केस ये है कि ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाए, ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी, कार्बन बची रहेगी, कार्बन को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। ये 3 सूरतें हैं, या दोनों में कार्बन ऑक्सीजन बराबर टाइम पे खत्म हो जाए, या कार्बन जल्दी खत्म हो जाए, या फिर तीसरा केस है ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, इनमें जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। लिमिटिंग, महदूद, कम मिकदार में, वो जल्दी खत्म हो गया और दूसरा बाकी भी बचा है, वो उसको बाकी भी बचा है तो उसको अवेलेबल नहीं है पहले वाला, तो जो बाकी बचा रहेगा तो हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में है। तो इस तरह फिर आपके पास रिएक्टेंट 2 तरह के, रिएक्टेंट्स कितनी तरह के हुए, 2 तरह के होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में मौजूद। अच्छा जी, अब एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट the reactant which left behind, ये बचा रहता है आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये बाकी बचा रहता है। दूसरा होता है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कंज्यूम अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है।
अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाता है। तो रिएक्टेंट दो तरह के हुए, जो जल्दी खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग महदूद रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करने के बाद भी बचा रहता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ मोल, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करते होते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बना रही है। तो गौर करें इस रिएक्शन के ऊपर कि आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल कोफिशिएंट, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 कोफिशिएंट, ये 2 मोल अमोनिया। ये कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। अगर हम इस रिएक्शन को स्टाइकोमेट्री के मुताबिक लेते हैं, स्टाइकोमेट्री ये अजम्पशन करती है ना, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिवर्सिबल रिएक्शन। ये स्टाइकोमेट्री के कल अजम्पशन पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे कि जब भी आपने स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन बनानी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तो वहां पर आपने अजम्पशन लेने हैं 3 के रिएक्शन इरिवर्सिबल है, नो रिवर्सिबल, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, और ये जो स्टाइकोमेट्री होती है ये एप्लीकेशन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो 2 अजम्पशन यहां हम अडॉप्ट करेंगे कि नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस। तो तब स्टाइकोमेट्री के मुताबिक 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन एक ही वक्त में खत्म होंगे और एक ही वक्त में प्रोडक्ट बन जाएगी। और यहाँ पर जब दोनों रिएक्टेंट बराबर मिकदार में बराबर टाइम पे खत्म होंगे तो दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों क्या होंगे? लिमिटिंग, क्योंकि दोनों बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक टाइम पर खत्म हो रहे हैं तो दोनों लिमिटिंग, नो एक्सेस रिएक्ट। क्या सपोज करके? नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस। तो फिर स्टाइकोमेट्री के मुताबिक चूंकि दोनों टाइम पर खत्म हो रहे हैं तो ये दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में आपके पास कोई ना कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, कोई ना कोई साइड रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाता है और एक रिएक्टेंट देर बाद। ज्यादातर रिएक्शन में कोई ना कोई साइड रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक रिएक्टेंट देर बाद खत्म होता है और एक जल्दी खत्म हो जाता है। जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्शन के बाद बचा रहता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। तो इस बुनियाद पर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, इसकी 3 डेफिनेशन हम बना सकते हैं। नंबर 1, which consume earlier and stop the reaction, और रिएक्शन को स्टॉप कर, क्योंकि ये लिमिटिंग का मतलब होता है कम महदूद। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। जाहिर बात है जैसे ये खत्म होगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा रिएक्टेंट इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। दूसरी, विच गिव, वो रिएक्टेंट तो जो दे, द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की कम से कम जो मिकदार देता है।
ये इसलिए लीस्ट देता है क्योंकि ये कम मिकदार में होता है, ये जैसे ही खत्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि दूसरा तो इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस मोड में होता है, वो तो तैयार बैठा है अभी भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट देने के लिए। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ इसने, वो ऐसे ही रिएक्शन स्टॉप हो गया, प्रोडक्ट बनना बंद हो गई, इसके मुताबिक लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगी। तीसरी डेफिनेशन इसकी, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर, प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ये की पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, तो इस लिहाज से ये इसका की रोल होगा। क्यों, दूसरा रिएक्टेंट तो ज्यादा मिकदार में और रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं। तीनों का मतलब एक ही है कि जब ये जल्दी खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्ट बनना, या दूसरे लफ्जों में कह लो ये लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट की सबसे कम मिकदार देता है। इसके मुकाबले में दूसरा रिएक्टेंट जो एक्सेस से अभी बैठा हुआ है वो तो बैठा हुआ प्रोडक्ट देने के लिए, लेकिन इसके लिहाज से इस रिएक्टेंट के लिहाज से जो प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो, और ये आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल भी करता है। जैसे ही खत्म होगा प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट बन कैसे जाता है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। इसकी 2 रीजंस हैं। इन मोस्ट रिएक्शन, ज्यादातर रिएक्शन के अंदर वन ऑफ द reactant is taken in large amount than the stoichiometric calculations in balanced chemical equation. One of the reactants is taken in large amount than stoichiometric calculations in balanced chemical equation के 2 रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनमें से एक रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद जो क्वांटिटी उससे ज्यादा ले लिया जाता है। क्यों ज्यादा ले लेते हैं, उसकी 2 रीजन। वन टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक अमूमन ज्यादा लेना पड़ जाता है। दूसरा, टू इंश्योर द disappearance of the other reactant। इन 2 रीजंस की वजह से एक रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ जाता है, तो फिर दूसरा रिएक्टेंट कम हो जाता है पहले के मुकाबले में, तो फिर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है। तो देखें, अगर आपके पास अभी हमने मिसाल ली थी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर हम इसको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक लें, यदि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और इसमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, ये अजम्पशन हमने ले ली है। अब ये 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन दोनों बराबर टाइम पर खत्म होकर बराबर टाइम में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अब ये दोनों रिएक्टेंट 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन बराबर टाइम पर खत्म हो रहे हैं, तो इनमें भी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन की रफ्तार रेट ज्यादा हो जाए, रेट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक रिएक्टेंट ज्यादा करते हैं, एक रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा करेंगे। जब उसकी मिकदार क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो फिर रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी और उस रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो स्टोइकोमेट्रिक से ज्यादा हो जाती है। मसलन अब यहां हम 1 मोल ऑक्सीजन की बजाय 2 मोल ऑक्सीजन ले लिया। जब हमने 1 मोल से बढ़ाकर 2 मोल ऑक्सीजन किया तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिकदार ज्यादा हो जाएगी। जब मिकदार ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए फिर एक क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। अब ये रिएक्शन, अब इसमें ऑक्सीजन का 1 मोल कार्बन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कार्बन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 मोल बचा रहेगा। तो फिर ये इस तरह आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट पैदा हो जाता है। जो ज्यादा लेंगे वो एक्सेस हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो आपके पास लिमिटिंग। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है, हम चाहते हैं कि कार्बन जो है ये डिसअपियर करे, रिएक्शन में से डिसअपियर करें, इसको गायब करें, इसकी मिकदार को देखें कि ये कितनी क्वांटिटी देती है प्रोडक्ट। तो फिर जाहिर बात है कि एक दूसरे की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन को हम जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। फिर हम ऑक्सीजन का फिर 2 मोल ले लेते हैं 1 की बजाय और कार्बन को 1 मोल। फिर आपके पास कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन का 1 मोल बाकी बचा रह जाएगा, क्योंकि कार्बन डिसअपियर करनी थी, कार्बन डिसअपियर हो गई। इन 2 रीजन की वजह से एक रिएक्टेंट अमूमन ज्यादा ले लिया जाता है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मिकदार बढ़ाने के लिए, या एक रिएक्टेंट आप जिसको गायब करना चाहते हैं उसके मुकाबले में दूसरे रिएक्टेंट को ज्यादा ले लेंगे। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट पैदा होने की वजह ये 2 रीजंस हैं। इन 2 रीजंस के लिए एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में लेना पड़ता है और दूसरा फिर कम मिकदार में हो जाता है। जो कम मिकदार में होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है। तो आइए लिमिटिंग रिएक्टेंट की जबरदस्ती 3 एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नजर आएगा। हर साल देखेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? which consume earlier, जो जल्दी खत्म हो जाता है, in रिएक्शन में जो जल्दी खत्म हो जाता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पहली एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे घर, आपके घर में चाचा और चाची के दरमियान लड़ाई जो होती है जी, उसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट तलाश करते हैं। अब चाचा और चाची दोनों रिएक्टेंट हो गए। जब वो रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई प्रोडक्ट हो गई और चाचा थका हुआ आता है, चाची पहले से तैयार होती है, भरी होती है, लड़ाई स्टार्ट हो गई, जारी है, दोनों रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। चाचा थका हुआ है, भाग, और चाची अभी खड़ी है, तैयार है। जो अपनी कम मिकदार की वजह से भाग गया है लड़ाई से, प्रोडक्ट से, और वो जैसे ही भागा है लड़ाई बंद हो गई, प्रोडक्ट बंद हो गई, कम मिकदार की वजह से चाचा ठहरा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या ठहरा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और चाची अभी भी खड़ी है, दिन की भरी हुई है कि इसके साथ टका के लड़ाई करनी है, तो वो हुई एक्सेस रिएक्टेंट। बड़ी दिलचस्प एग्जांपल। इसके बाद जी घर में तो अब चाचा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, कम मिकदार की वजह से लड़ाई बंद हो गई और चाची एक्सेस रिएक्टेंट हो गई। हम अभी एक दिलचस्प बेकरी की एग्जांपल लेते हैं, सैंडविच। आपको पता होना चाहिए कि सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस के दरमियान एक कबाब रखा जाता है। ऐसे ना सैंडविच होता क्या है, 1-2 स्लाइस, उनके अंदर एक कबाब। तो आपके पास सैंडविच कैसे बनता है? 2 स्लाइस और एक कबाब
जो दरमियान में होता है मिलकर आपके पास एक सैंडविच। कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक आपके पास 2 स्लाइस हो गए, उनके अंदर एक कबाब, मिलकर एक सैंडविच बनाते। तो जी अगर स्टोइकोमेट्री के मुताबिक लें तो फिर आपके पास नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टोइकोमेट्री 2 स्लाइस और एक कबाब मिलकर एक सैंडविच बनाएंगे और दोनों बराबर टाइम पर रिएक्टेंट खत्म होंगे, नो लिमिट। लेकिन अगर हम स्टोइकोमेट्री से हटकर इसके स्लाइस ले लें, 8 स्लाइसेस ले लें और हम 30 कबाब, क्या होगा जी? तो 58 स्लाइस, यानी कि ये कितने पेयर बनेंगे? 29 पेयर। और 29 पेयर के अंदर कितने कबाब इस्तेमाल होंगे सैंडविच बनाने के? 29 कबाब इस्तेमाल होंगे। एक पेयर के अंदर, एक जोड़े के अंदर एक कबाब रखा जाएगा, तो 58 के कितने पेयर बने? 29, उनके अंदर 29 कबाब रखे जाएंगे, तो हमारे पास सैंडविच कितने तैयार होंगे? 29 सैंडविच तैयार हो। अब रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट में हमारे पास ये होगा कि जो हमने 58 स्लाइस लिए उनके 29 पेयर बने, वो इस्तेमाल हो गए, तो हमारे पास स्लाइस 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। लेकिन कबाब 30 थे, इनमें से 29 इस्तेमाल हो गए, एक कबाब अभी भी बचा हुआ है। ये खत्म हो गया अपनी कम मिकदार की वजह से, तो स्लाइस क्या हो गए हमारे पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया, और जैसे ही खत्म हुआ प्रोडक्ट बनना बंद हो गई। स्लाइस खत्म हो गए और सैंडविच बनना बंद हो जाएंगे, और आपके पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से होगा, जैसे ही खत्म हुआ प्रोडक्ट बनना। कबाब अभी बचे हुए हैं, दिस विल बी एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि ये अभी तक मौजूद है, ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ वाला रिएक्टेंट खत्म हो गया है। ये जी आपके पास सैंडविच बनाने की एग्जांपल। जो स्लाइसेस है कम मिकदार की वजह से खत्म हो गए, 0 हो गए, और जैसे ये खत्म हुए सैंडविच बनना बंद हो गए, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म हो गया। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेते हैं जी, वाटर वाली। एग्जांपल नंबर 3। अगर आपके पास हम वाटर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना, ये गैस और ये लिक्विड बन। अब स्टोइकोमेट्री के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ बस वाटर बन। अब स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ले तो नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन, और दोनों रिएक्टेंट बराबर टाइम पर खत्म होंगे और बराबर टाइम पर मिलकर 2 मोल वाटर बना देंगे। जब ये दोनों बराबर टाइम पर खत्म होंगे तो जाहिर बात है दोनों में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा और दोनों में कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा, बल्कि दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। वाटर की एग्जांपल 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये दोनों गैसें 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलकर 2 मोल वाटर बनाते हैं। अगर स्टोइकोमेट्री के मुताबिक लें, नो साइड रिएक्शन, नो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो कैलकुलेशन के मुताबिक इसके 2 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाएगा। अब ये दोनों रिएक्टेंट टाइम पर खत्म होंगे और टाइम पर खत्म होंगे तो टाइम पर रिएक्शन बराबर टाइम पर बंद हो जाएगा, क्योंकि टाइम पर खत्म हो रहे हैं, दोनों लिमिटिंग होंगे, तो इनमें कोई ज्यादा नहीं होगा, नो एक्सेस अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। अगर हम सपोज करें कि अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं 4 ग्राम और ऑक्सीजन लेते हैं 64 ग्राम, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट, 4 ग्राम
ऑक्सीजन जो 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, इसकी मोलर मास होती है 2। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके 4 ग्राम के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे तो इसके 2 मोल आएंगे। अच्छा, अब यहीं इसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लें। इसके 64 ग्राम है ना। ऑक्सीजन की जो मोलर मास होती है, एक ऑक्सीजन की 16, दो की 32 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो इसके भी आपके पास आ जाएंगे 2 मोल। ठीक हो गया जी। अब जरा गौर करें, इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल इस्तेमाल और 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो मिलकर आपके पास कितने मोल वाटर बनेगा? 2 मोल। इसका मतलब है इसके 2 मोल दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन के 2 मोल में से 1 इस्तेमाल होगा, 1 बाकी बच जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा जी? रिजल्ट हमारे पास आएगा कि हाइड्रोजन इक्वेशन के मुताबिक दोनों मोल इस्तेमाल हो जाएंगे, इसका 0 मोल बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जबकि हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के 2 में से 1 मोल इस्तेमाल हो जाएगा और 1 मोल बाकी बच जाएगा। तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म हो गई है और जैसे ये खत्म होगी प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन का अभी भी 1 मोल मौजूद है तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट होगी। सर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान तो बताएं। और रिएक्शन के अंदर चाचा चाची की लड़ाई में तो पता लगता है चाचा भाग गया, कम मिकदार थी, लड़ाई बंद हो गई, चाचा लिमिटिंग रिएक्टेंट, चाची एक्सेस रिएक्टेंट। और रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन एक्सेस रिएक्टेंट है? अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन तो बेटा इसका मतलब रिएक्शन के अंदर हम अब पहचान करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यूं कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अब हमने स्टेप लिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करना कि कौन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करने के लिए बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, डिटरमाइन द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल फौरन मालूम कर लें क्योंकि इक्वेशन नंबर ऑफ मोल में डील होती है। फिर दूसरा स्टेप, डिटरमाइन मालूम करें द मोल ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं इधर करके लिखूं नजर आए। दूसरा स्टेप, डिटरमाइन द मोल ऑफ प्रोडक्ट की मोल मालूम करें फ्रॉम ईच रिएक्टेंट सेपरेटली। कि आपने हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं कि हर रिएक्टेंट के मुताबिक कितने प्रोडक्ट के मोल पैदा हुए हैं। सेकंड स्टेप यानी कि प्रोडक्ट के मोल विद रिस्पेक्ट टू हर रिएक्टेंट आपने मालूम करने। फिर तलाश करें द रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई करें द रिएक्टेंट which give smallest amount of product। कि आपके पास किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की अमाउंट कम दी है, किसने प्रोडक्ट कम दिया है। तो ये 3 स्टेप है। तीसरे स्टेप में आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो जाएगा। ये जो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है उसमें आपने क्या करना है जी?
पहले आपने हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने। फिर दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट के मोल हर रिएक्टेंट के लिहाज से मालूम करें। प्रोडक्ट के मोल हर रिएक्टेंट के लिहाज से मालूम करें। तीसरे स्टेप में फिर देखें कि किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम दिए, क्योंकि जैसे ही खत्म हुआ होगा प्रोडक्ट बनना बंद। सबसे कम प्रोडक्ट दी है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं वाटर हीट की और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। एग्जांपल देखें जी, आपके पास H2 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 मोल वाटर दे रहा है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन के मुताबिक सर हर मर्तबा स्टोइकोमेट्री बीच में लाते हैं। भाई स्टोइकोमेट्री जरूरी है। स्टोइकोमेट्री के मुताबिक नो रिवर्सिबल रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन। अगर ये दोनों, इसके 2 मोल इसका 1 मोल मिलकर 2 मोल वाटर बनाता है तो दोनों बराबर टाइम पर खत्म होंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा। बराबर टाइम पर खत्म हो रहे हैं, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे और इनमें कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम जी 6 ग्राम हाइड्रोजन लें, 64 ग्राम ऑक्सीजन लें, तो हाउ मच कितने ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस, कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन। 6 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो इसमें बताएंगे कितने ग्राम वाटर पैदा होता है। तो इसको हल करने से पहले देखें जी कि हमें इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों में तलाश करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट तलाश करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार मालूम करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद। हमें पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट तलाश करना है, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा वैसे ही प्रोडक्ट बनना बंद, और उसी के लिहाज से प्रोडक्ट को मालूम करेंगे। तो आपके पास रिएक्शन जो होते हैं दो तरह से पूछे जा सकते हैं। किसी में लिमिटिंग रिएक्टेंट दिया होगा और किसी में नहीं दिया। जिसमें दिया होगा उसमें डायरेक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अगर रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट दिया हुआ है तो उसको लेकर डायरेक्टली उसके लिहाज से प्रोडक्ट मालूम कर दे। अगर नहीं दिया हुआ तो 3 स्टेप लगाकर, कितने स्टेप लगाकर, 3 स्टेप लगाकर पहले दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करें, और जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर लेंगे जाहिर बात है वो जैसे ही खत्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई नहीं है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स मालूम करते हैं। 3 स्टेप लगाते हैं जी। पहले स्टेप के मुताबिक हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। देखिए जी, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितनी है यहाँ 6, और आपके पास इसकी मोलर मास कितनी है 2 को 3 से डिवाइड करें तो आप हाइड्रोजन के 3 मोल आ रहे हैं। और ऑक्सीजन के जी आपके पास कितनी ग्राम है 64 ग्राम, और ऑक्सीजन के एक एटम का जो होते हैं आपके पास मास 16 और 2 का 32, तो O2 का 32 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये इसके भी आपके पास 2 मोल आ गए। पहला स्टेप हो गया जी, हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए। सेकंड स्टेप अब हम करेंगे के प्रोडक्ट के मोल हर रिएक्टेंट के लिहाज से मालूम करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, हर रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। अब हम जी कंपैरिजन करेंगे। पहले हाइड्रोजन और वाटर का कंपैरिजन, वाटर के हाइड्रोजन के लिहाज से नंबर ऑफ मोल, वाटर प्रोडक्ट के फिर ऑक्सीजन के लिहाज से नंबर ऑफ मोल। पहले हाइड्रोजन और वाटर का कंपैरिजन करते हैं, H2O। अब अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो तो वाटर कितना पैदा होता है 2 मोल। अच्छा जी, अगर आपके पास हाइड्रोजन 3 मोल ले ली जाए तो जाहिर बात है वाटर कितना होगा, ठीक हो गया जी। अगर हाइड्रोजन 2 मोल रहते हैं, वाटर कितना 2 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल लेंगे, वाटर 1 मोल, और इसी तरह हाइड्रोजन अगर 3 मोल लेंगे तो वाटर कितना पैदा होगा, वाटर की प्रोडक्ट आ गए 3 मोल। अब वाटर का ऑक्सीजन के लिहाज से कंपैरिजन करते हैं कि ऑक्सीजन के लिहाज से कितना पैदा। ऊपर देखें जी, यहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेंगे, ऑक्सीजन अगर 1 मोल है तो वाटर कितने मोल है
ऑक्सीजन अगर 1 मोल है तो वाटर कितने मोल होगा? 2। ठीक हो गया। ऑक्सीजन अगर हम 2 मोल लें तो जाहिर बात है वाटर कितने मोल पैदा होगा? 4 मोल। अब आपके पास सेकंड स्टेप मुकम्मल हो गया कि प्रोडक्ट के हर रिएक्टेंट के लिहाज से, हर अलग रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब हाइड्रोजन के लिहाज से वाटर के जो मोल आए हैं वो 3 हैं और ऑक्सीजन के लिहाज से वाटर के जो मोल हैं वो 4 हैं। अब इनमें थर्ड स्टेप इनमें लगाना है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच गिव द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट तलाश करें जिसके लिहाज से प्रोडक्ट की अमाउंट कम है, जिसके लिहाज से प्रोडक्ट की अमाउंट कम है। तो हाइड्रोजन के लिहाज से वाटर की अमाउंट 3 मोल है और ऑक्सीजन के लिहाज से वाटर की अमाउंट 4 मोल है। तो हाइड्रोजन के लिहाज से कम पैदा हो रही है। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट अपनी कम मिकदार की वजह से जैसे ही ये खत्म होगा प्रोडक्ट बनना बंद, तो फिर इसी के लिहाज से आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। वाटर के 3 आपके पास प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो अब आपको फार्मूले का पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब आपके पास गिवन मैस एक तरफ करें इज इक्वल टू n इंटू मोलर मैस। तो गिवन मैस आपके पास वाटर के कितने मोल्स पैदा हो रहे हैं? वाटर की गिवन मैस मालूम करनी है ना, गिवन मैस ऑफ वाटर एक साइड पर कर ली। मोल्स में मालूम है और मोलर मैस भी मालूम है। मोल्स वाटर के कितने हैं? 3 और वाटर की मोलर मैस कितनी है? 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 ग्राम जो है वाटर के मोल पर 54 ग्राम वाटर पैदा हो रहा है। 54 ग्राम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल इधर हो जाएगा, एक आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी। तो बेटा न्यूमेरिकल देखें, आपके पास एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके Al2S3 बना रहा है। यहां वो कहते हैं कि 20 ग्राम एल्यूमिनियम दिया जाए और 30 ग्राम सल्फर। तो मालूम करें कि हाउ मच Al2S3 इज प्रोड्यूस्ड इन ग्राम। ग्राम के अंदर Al2S3 कितने अमाउंट पैदा होता है। और दूसरा भी पूछता है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस, के नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वो कितना बाकी बचा होगा। तो बेटा आप देखें, पहला ए पार्ट देखते हैं। Al2S3 हमने मालूम करना है और ये जाहिर बात है ये विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कि जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट बनना बंद हो जाएगा ये भी बनना बंद हो जाएगा। इसकी जो अमाउंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से लेनी है और जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन में दिया गया हो तो आप डायरेक्ट उसको लेकर स्टार्ट करें और प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम कर दें। अगर नहीं दिया गया तो ये आपको 3 स्टेप लगाने होंगे, जिस पर हम स्टेप लगाते हैं। तो पहला स्टेप आपको पता है कि हर जो रिएक्टेंट है इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करने। एल्यूमिनियम कितना है? 20 ग्राम। इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करें। N इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 27। इसकी मोलर मास को डिवाइड करें तो इसके मोल आते हैं 0.74। आगे सल्फर, सल्फर की 30 ग्राम दिए गए हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसकी गिवन मास 30 है, इसकी मोलर मास 32 है, तो इसके मोल आ जाते हैं 0.937 मोल आ गए। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने हर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट मालूम करने हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट जो है इसके मोल हर रिएक्टेंट के लिहाज से मालूम करने हैं। पहले एल्यूमिनियम के लिहाज से इसके मालूम करते हैं जी। एल्यूमिनियम वर्सेस प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम जी इक्वेशन से पहली स्टेटमेंट लेंगे तो आपके पास एल्यूमिनियम अगर 2 मोल है तो प्रोडक्ट कितने मोल होगी? 1 मोल। तो अगर एल्यूमिनियम 1 मोल ले ली जाए तो प्रोडक्ट लाजमन बात है हाफ मोल हो जाएगी। अगर ये 2 होती है तो ये 1, अगर ये 1 होगी तो ये हाफ। और एल्यूमिनियम के कितने मोल है? 0.74। यहाँ 0.74 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 0.74 को इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट 0.37 मोल हासिल होती है। एल्यूमिनियम से जो प्रोडक्ट पैदा हो रही है वो 0.37 मोल।
इसी लिहाज से आप Al2S3 के सल्फर के लिहाज से मालूम कर लें, सल्फर वर्सेस Al2S3। अगर सल्फर के 3 मोल हैं तो एल्यूमिनियम जो सल्फाइड पैदा हो रहा है इसके कितने हैं जी, वो है 1 मोल। अगर ये 3 है तो Al2S3 1, अगर इसको 1 कर लें तो लाजमन ये बात 1/3 हो जाएगा। और इसके कितने नंबर ऑफ मोल पैदा दिए गए हमें 0.9, 0.93 को 1 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 0.93 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे प्रोडक्ट पैदा होती है 0.312, यानी कि सल्फर के 0.93 से प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही है 0.312। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करें जिसके मुताबिक प्रोडक्ट सबसे कम पैदा हो। एल्यूमिनियम के मुताबिक प्रोडक्ट पैदा होगी 0.37 मोल, सल्फर के मुताबिक पैदा होगी 0.312 मोल। तो इसमें प्रोडक्ट सल्फर के लिहाज से कम पैदा हो रही है, दैट इज 0.31 या 0.37 ज्यादा है, तो इसलिए सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फर क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सल्फर के लिहाज से ये प्रोडक्ट है 0.312, इसको हम ले लेंगे। अब Al2S3 की अमाउंट इन ग्राम्स मालूम करनी है तो आपको पता होना चाहिए जो N इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स गिवन मास एक तरफ कर लें तो मोल के साथ जाकर मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके मोल जो है आपके पास प्रोडक्ट के 0.312 है। इसकी मोलर मास को हमने जमा किया 150 थी, इसको मल्टीप्लाई किया तो 46.875 ग्राम आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुई है। अब वो दूसरा बी, हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस, के लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल होने के बाद कितना बाकी बचा है, वो इस साइड पे हम करते हैं जी। अच्छा बच्चों, आपके पास अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो एल्यूमिनियम सल्फर हो गया, और एक्सेस कौन सा है जो ज्यादा में, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की टोटल अमाउंट दी गई है हमारे पास, टोटल मोल ऑफ एल्यूमिनियम ये आपके पास कितने हैं, 0.74 मोल है। तो लेफ्ट मोल ऑफ Al, Al के लेफ्ट मोल ऑफ Al कितने बाकी बचे होंगे, यानी टोटल में से यूज निकालेंगे ना, टोटल 0.74 है, टोटल कितने 0.7। अब यूज कितने हुए हैं ये हमें पता नहीं है, ये हम इन दोनों के मुवाजने से निकाल लेंगे। आपके पास सल्फर वर्सेस एल्यूमिनियम, अगर आपके पास हम यहां पर गौर करें, सल्फर अगर हम 3 मोल लेते हैं तो एल्यूमिनियम कितने मोल इस्तेमाल होते हैं, 2। अच्छा, अगर हम सल्फर यहां लेते हैं 1 तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2/3, ठीक है। अच्छा, सल्फर हमारे पास कितने इस्तेमाल हुए, 0.937, और 2/3 के साथ हम 0.937 को लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.615 मोल आते हैं जो इसके यूटिलाइज हुए हैं एल्यूमिनियम के सल्फर के साथ। अगर सल्फर अपने 0.937 इस्तेमाल करती है तो एल्यूमिनियम उसके साथ 0.615 इस्तेमाल करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपने लेनी होती है इक्वेशन से कि सल्फर अगर 3 मोल इस्तेमाल करती है तो एल्यूमिनियम कितने करेगा, 2। सल्फर अगर 1 करती है तो 3 को इधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 को इधर 3/3 डिवाइड किया, 1 आ गया, 2 के ऊपर यहां पर 3 को हम फिर डिवाइड कर देंगे। अगर जो सल्फर है 0.937 इधर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर देंगे तो एल्यूमिनियम 0.615 आते हैं, यानी सल्फर 0.937 इस्तेमाल करे तो उसके साथ एल्यूमिनियम इतना इस्तेमाल होता है। अब एल्यूमिनियम के यूज्ड आ गए 0.615, तो 0.75 में से 0.615 को निकालें, ये आते हैं 0.125 मोल, ये बाकी बचते हैं। वो अब कहता है कि जो नॉन लिमिटिंग है ये ग्राम्स में कितना है, तो जाहिर बात है ग्राम्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम्स में ये फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास एक तरफ करें, गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम
ये होगी आपके पास मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितने बाकी बचे इसके 0.125, मोलर मास 27 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाते हैं आपके पास 3.57 ग्राम्स बाकी बचे हैं। एल्युमिनियम के 20 ग्राम में से 3.57 ग्राम बाकी बचे हैं। तो बेटा खुश रहें, हैप्पी रहें। अगला लास्ट लेक्चर होगा आपके पास यील्ड का। तो इजाजत चाहते हैं आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। इसकी असाइनमेंट एंड पर है, उसे घर बैठकर हल करें। अल्लाह हाफिज।